हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स। और यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। आज हम एक नया तरीका अपना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरी शक्ल नहीं दिख रही है और हम इस तरीके से करंट अफेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप मेरी शक्ल देखें, और दूसरी चीज़, हम ज़्यादा आसानी से चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मेरे को मज़ा आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 30 जुलाई के करंट अफेयर्स। क्वाड कॉल्स फॉर एंड टू वायलेंस इन यूक्रेन, गजा एंड म्यांमार। तो क्वाड क्या है आपको पता ही होना चाहिए कि 4 देशों का समूह है। यहाँ पे इनके मैप्स हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये एक 4 देशों का समूह है। अब इन्होंने करा क्या है, कुछ चीज़ें करी हैं। एक तो मीटिंग में ये करा है कि यूक्रेन, गजा और म्यांमार में क्या कहते हैं, जो भी चल रहा है वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम जो वायलेंस है वो एंड हो जाए। हमें पता होना चाहिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया ने अटैक करा था और फिर चीज़ें बिगड़ी। गजा में क्या हो रहा है कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इसराइल में, और उसके रेपरकशन में उन्होंने काफ़ी डिसप्रपोर्शनेट अटैक्स करे हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन को अपने जगह से डिस्प्लेस होना पड़ा है। म्यांमार में क्या हुआ है, तख्ता पलट हुआ था और वहाँ पे अब फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं उनको, वो लोग अपने जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। ये मीटिंग वैसे टोक्यो में हुई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA अनाउंस करा गया है। इसका एक्सपेंशन अनाउंस करा गया है इनटू इंडियन ओशन रीजन, एम्फसाइजिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो ये जो इंडो पैसिफिक के लिए ये पार्टनरशिप अनाउंस करी गई थी किसी ज़माने में, उसको एक्सपेंड करा है। करा क्या है कि इसको ये अब इंडियन ओशन में भी लागू होगी। मतलब देखिए क्या है कि यूएसए ने हमेशा चाहा है कि ये जो क्वाड है वो इस इलाके के इवेंट्स को देखे। मेनली ये एंटी चाइना स्टांस है कि साउथ चाइना सी मेनली है जो फोकस हो, है ना, और जो पैसिफिक रूट्स हैं वो फोकस में रहें। लेकिन इंडिया ने हमेशा चाहा है कि इंडियन ओशियन को भी कवर करना चाहिए, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को कवर करना चाहिए, यानी कि इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। क्यों? हम अपने इंटरेस्ट के लिए चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पार्टनर्स मिलें। तो विच मीन्स कि हो क्या रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन ओशियन में चीज़ों को हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। विच मीन्स इन्होंने क्या करा है कि IPMDA, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसका एक्सपेंशन अनाउंस करा है, रीजन का एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या है कि ऐसा कब हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे जयशंकर ने एम्फोसाइज करा कि क्वाड्स रोल एज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर पूरे रीजन में, और इनिशिएटिव एम्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल सीलियन। कौन से सीलियंस की बात हो रही है? जैसे यहाँ से सऊदी अरेबिया, इराक, ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है, इस इलाके से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इमेज को, इस इलाके से मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, यहाँ से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, ये इलाका मलक्का स्ट्रेट का है, यहाँ से होते हुए चाइना को ऑयल जाता है, यूएस को भी ऑयल जाता है, इंडिया को भी ऑयल जाता है। हम क्रिटिकल सी लेन्स को, एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मेन काम है, तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंड करा है। तो है क्या IPMDA? तो यह इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी मैरिटाइम एक्टिविटीज़ इन द इंडो पैसिफिक। क्वाड कंट्रीज प्लान टू वर्क विद इंडो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम फिशरीज एजेंसी। तो ये एक पैसिफिक आइलैंड्स फोरम फिशरीज एजेंसी कोई होगी एजेंसी, इनके साथ काम करेंगे टू एनहांस मैरिटाइम रीजनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस थ्रू सेटेलाइट डेटा, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, और फिर ठीक है, द एक्सपेंशन एम्स टू लिंक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स फॉर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन इन एड्रेसिंग मैरिटाइम चैलेंजेस। ठीक है, तो यही है। बाकी दूसरी चीज़ उन्होंने करा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह क्या हैं, यहाँ पर क्या हुआ था। एनीवे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा मतलब देखो, एक चीज़ हम समझ लेते हैं, इसराइल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने मैप्स खोल रखे हैं पहले से, आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझा। देखिए क्या है कि ये है पूरा इसराइल, ये है पूरा इसराइल। ठीक है जी, यहाँ नीचे तक आता है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला के पास यहाँ से एक कोस्ट भी है इनका। ठीक है, इसके ईस्ट में है जॉर्डन, ये कंट्री है। फिर नॉर्थ में है सीरिया, ठीक है, या और लेबनान।
यहाँ पे एक छोटा सा इलाका आता है जिसको हम कहते हैं गोलन हाइट्स, ठीक है। ये सीरिया का ही हिस्सा था कभी, बट 1965 में एक 6 डे वॉर हुआ था, 67 में गेस। तो ये वाला इलाका इसराइल ने ले लिया था और अभी तक वापस नहीं दिया है, ठीक है। तो ये है पूरा गोलन हाइट्स वाला इलाका, यहाँ पे अक्सर अटैक्स होते रहते हैं। अब क्या था कि यूएन की एक रेजोल्यूशन ने कहा था कि पूरे एरिया को इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए। बट हुआ क्या है, ये जो पूरा वेस्ट बैंक वाला इलाका है जो कि एक्चुअली पैलेस्टीन के अंदर आता है, इसमें भी कई कई इलाकों में पॉकेट्स में कब्जे हैं, किनके, इसराइल के। और फिर एक है गज़ा। गज़ा इकलौता इलाका है जो कि मेडिटेरेनियन सी में एक्सेस देता है, और दोनों इलाके वेस्ट बैंक एंड गज़ा इंटरकनेक्टेड नहीं हैं आपस में, ठीक है। तो गज़ा में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रहती है, हिस्टोरिकली भी रहती थी। आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्रे पैच वर्क है ये दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा आबादी है, कंक्रीट का जंगल है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छी खासी आबादी यहाँ रहती है। अब क्या है कि जितनी भी यहाँ पे मुस्लिम आबादी थी वो धीरे धीरे पूरे इलाके से शिफ्ट होकर इस छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो चुकी है, ठीक है। और यहीं पे वो अटैक्स चल रहे हैं जहाँ पे हमारी ये बात चल रही है कि हम मतलब अब सीज़ फायर कर दें, ठीक है। ये 1950 आर्मिस्टिस एग्रीमेंट की लाइन है जहाँ पे गज़ा दिया गया था इस रीजन में अरब्स को, यानी कि अरेबियन पॉपुलेशन को, ठीक है। इसका ही ये एक डिटेल्ड मैप है। गज़ा सिटी है ये, और यूनुस खान एक और लोकेलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बॉम्बिंग चल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इसराइल से कि आप अपनी जो मिलिट्री है उसको वापस ले आएँ, गज़ा से निकाल लें, इसराइल में ले आएँ, ठीक है। बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। म्यांमार में हमने क्या कहा है कि द मिनिस्टर्स एक्सप्रेस कंसर्न ओवर वर्सनिंग सिचुएशन इन म्यांमार, दे कॉल्ड फॉर इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस एंड रिलीज ऑफ डिटेनीज। कई सारे डिटेनीज हैं, कई सारे पुराने डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, आंग सान सू की जैसे, ठीक है। एंड सेफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अलाउ करी जाए, ये है। इस पूरी चीज़ में आपको याद रहना चाहिए कि जो चाइना है वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि पूरा क्वाड, सारी चारों के चारों डेमोक्रेसीज़ हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं कि जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जाए और डेमोक्रेसी बहाल हो, ठीक है। ये पहले भी डेमोक्रेसी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसी भी है उसको बहाल करा जाए। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, नेक्स्ट न्यूज़ है, अप्रूव्स अमेंडमेंट टू MQ-9B UAV। UAV माने अनमैन्ड एरियल व्हीकल डील विद US। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, ये एक्चुअली एक ऐसी बॉडी होती है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं, चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। और ये करती क्या है ये बॉडी, ये चेक करती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस को चाहिए, और उसको अप्रूव करती है कि ये चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो ये एक इस टाइप की बॉडी है। तो एनीवे अब बात ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये अप्रूव कर दिया है कि हम ये MQ-9B UAV ले लें US से, ठीक है। अब ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों ये अच्छा वेपन सिस्टम है और हम किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली अभी तक क्या था। तो ये है कि इसके लिए इन्होंने करा क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है। अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द डील फॉर प्रोक्योरिंग ये मतलब ये कोई हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। हाई एल्टीट्यूड मतलब काफ़ी ऊपर उड़ान भरता है जहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, और क्योंकि मैंड नहीं है तो इतनी कोई दिक्कत भी नहीं है। ऊपर और लोगों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्हीकल के अंदर नहीं बैठता है तो फिर और ज़्यादा ऊपर भी वैसे भी जा पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फ़्लाइट डायनेमिक्स एकदम चेंज होते हैं। ये ऐसे फ्लाइट डायनेमिक्स को सपोर्ट कर रहा है, हाई एल्टीट्यूड उड़ेगा और लॉन्ग एंड्योरेंस, बहुत दूर तक उड़ सकता है। वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा दूर तक प्लेन्स जा सकते हैं टर्बुलेंस वगैरह कम होने की वजह से, ठीक है। अब कहा क्या गया है, अमेंडमेंट्स आर विद इन द स्कोप ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। इनका एक डॉक्यूमेंट होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वो निकालते हैं, जिसके हिसाब से कोई भी एसेट है वो खरीदा जाता है, ठीक है। तो बस यही है और ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ों की डील है, MQ-9B जो UAV जिसकी हम बात कर रहे हैं, और GE-414 जेट इंजन। ये जो डील्स हैं ये एक्सपेक्टेड है कि हम दिसंबर तक इसको पूरा कर लेंगे जब US प्रेसिडेंट की इंडिया में विजिट होगी।
ये जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं इनकी, ठीक है। और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं कि इंडिया प्लान्स टू प्रोक्योर 15 सी गार्डियंस फॉर द नेवी, हेलीकॉप्टर हैं, और 16 स्काई गार्डियन फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स, इतने की डील है और ये सारी चीज़ हैं, ठीक है। फिर चलिए इसमें भी डिटेल में आ जाते हैं। ये डीएसी है क्या, 2001 में फॉर्म हुई थी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर। काम क्या है इनका कि ये इंश्योर करें कि एक्सपेडिशियस प्रोक्योरमेंट हो। उससे पहले क्या होता था कि आपने बोफोर्स वगैरह का स्कैम सुना होगा कि 1990s का वो स्कैम था कि भाई जो मिनिस्टर हैं वो खुद से अपनी मनमर्जी से किसी को भी बुला लेते हैं, सामान खरीद लेते हैं, और ऐसा माना जाता था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में काफ़ी धांधलेबाजी होती है, ठीक है। तो उसके बाद 2001 में एक डीएसी बना दी गई, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और इनका जो चेयरपर्सन थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और इसके जो मेंबर्स थे वो चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सेक्रेटरी, ये सब थे, और कुछ सीनियर ऑफिशियल। अब ये करते क्या हैं, ये इंश्योर करते हैं कि एक्सपेडिशियस प्रोक्योरमेंट हो, जल्दी से हो, ठीक है। अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट की आर्मी अपनी आर्म्ड फोर्सेज अपने रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, उसको अप्रूव करा जाता है। जो अप्रूव हो गई हैं चीज़ें उनको जल्दी से एक्सपीडिशियसली प्रोक्योर कर दिया जाए, है ना, ये काम इनका है। और एक्चुअली एक और चीज़ है कि ये प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में तो ये चीज़ हो जाए, टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब बाय ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग द एलोकेटेड बजटरी रिसोर्सेज, की कम से कम पैसे में ठीक चीज़ें आ जाए, सही टाइम पर आ जाए, है ना। और क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अगर ना ठीक टाइम पे आ रही हैं और सही पैसे में नहीं आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है। कुल मिलाकर काम ये है कि किसी तरह करप्शन ना हो, ठीक है। फंक्शंस क्या है, अप्रूवल ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये अप्रूव करते हैं कोई भी प्रोक्योरमेंट को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिकमेंड्स पॉलिसीज टू स्ट्रीमलाइन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट, है ना, कि पॉलिसी बनाते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, स्मूथली चलती रहे। मॉनिटर करते हैं किसी भी प्रोग्रेस को जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लेज रोल इन मॉडर्नाइजिंग एंड एनहांसिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, ऑब्वियसली नई चीज़ें प्रोक्योर कर रहे हैं इसलिए। फिर रिसेंटली मेक इन इंडिया में इसका एम्फेसिस रहा है, ठीक है। और इन्होंने मेक इन इंडिया में कैसे एम्फेसिस रहा है कि जनरली आजकल जितने भी प्रोक्योरमेंट होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट होता है, डीपीपी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, उसके अलॉन्ग अकॉर्डिंग होते हैं। और डीपीपी ये कहता है कि जनरली जितने भी रुपए का सामान खरीदा जा रहा है, डॉलर का सामान खरीदा जा रहा है विदेशों से, उतने का, लगभग उतने का या उसके 30% का, ऐसा कुछ कहा जाता है, वो जो कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करे चीज़ों को बनाने के लिए। तो ये है कि इससे होता क्या है कि डीएसी इस टाइप की नॉर्म्स बनाती है कि जितने का बाहर से खरीदा गया उसका कुछ फिक्स परसेंट इंडिया में वापस इन्वेस्ट करे वो कंपनी, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मेक इन इंडिया को, ये जो प्रोक्योरमेंट है मेक इन इंडिया का भी एम्फोसिस देता है। अब आ जाते हैं यूएवी कि अब हमने खरीदा क्या है, कि मतलब हम खरीद क्या रहे हैं। मैक्स ग्रॉस टेक ऑफ वेट है इसका 5.6 टन, ठीक है। फ्यूल कैपेसिटी है इसके ऊपर, ये क्या है कि इतना ये टोटल कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी है। और पे लोड इतना है 2177 की चीज़ अक्रॉस 9 हार्ड पॉइंट्स। हार्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हुक लगे होते हैं जहाँ पे मिसाइल्स वगैरह रख दी जाती हैं। आप ये देख रहे हैं इस इमेज में कि इसके नीचे ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं ना, इसके ऊपर हम मिसाइल्स वगैरह रख सकते हैं। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें, 2 पायलट्स इन ग्राउंड बैठते हैं और कंट्रोल सिस्टम, टोटल ये क्रू है। मतलब नीचे से बैठ के लोग इसको ऑपरेट करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, और मतलब एक बंदा देख रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा, एक बंदा रेडार एंड वेपन्स देख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसा भी होगा, बट जो भी है 2 क्रू मेंबर बैठकर इसको ऑपरेट कर लेते हैं। फिर वेपन्स क्या है, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, और बहुत हाई रेंज पे है, दूर से ये सब देख लेते हैं। कई सारे ह्यूमैनिटेरियन मिशंस कर सकते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करा जा सकता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब कि यहाँ से ये कुछ सूडो एंटीना बनाकर किसी सिस्टम को हैक करना है, मान लीजिए उस टाइप का, या फिर सिग्नल्स को ब्लॉक करना है दूसरे मिलिट्री का, हमें अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक करना है एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया वो। फिर एंटी सरफेस वॉरफेयर, कि भाई सरफेस पे कोई चीज़ है ज़मीन के ऊपर से ये क्या कहते हैं मिसाइल दाग दे। फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबमरीन को मारने के लिए एयरबोर्न माइन काउंटर मेजर्स, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक आईएसआर, ठीक है। ओवर द हॉराइजन टारगेटिंग, ओवर द हॉराइजन मतलब कि ये ऐसी जगह पे कि बहुत दूर पे कहीं जो चीज़ हमें दिख भी नहीं रही है, जो अर्थ का हॉराइजन है उसकी वजह से कोई दिख भी नहीं रही है, तो उस पर जाकर अगर कोई चीज़ हम मार दें, है ना, तो ये काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडियन साइंटिस्ट बिल्ड ब्रेक थ्रू जेन एडिटर आर एमिंग फॉर पेटेंट। तो ये है क्या, देखिए आपने क्रिस्पर कैस9 टेक्निक का नाम सुना होगा। क्रिस्पर टेक्निक क्या होती है, मैं बता देता हूँ। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए एक कैस9 एंजाइम होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर क्यों, क्योंकि ये जीन को काट सकता है। जीन एडिटिंग के लिए आज तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम जीन को काट के उसके अंदर कुछ और चिपका सकें। क्रिस्पर कैस9 जो कि एक एंजाइम है। अब हमने करा क्या है, ये एक पुरानी टेक्निक है, लगभग 10 साल पहले एकदम से प्रचलन में आ गई थी, एकदम से इसकी जब खोज हुई थी। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने क्या करा है, ये जो कैस9 है, यहाँ पे कोई क्या कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस 5 जीन्स यूज़ करे जा रहे थे। इस कैस9 एंजाइम को यूज़ करा जा रहा था मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह मॉलिक्यूल को काटने के लिए। ठीक है, अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा है, एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला है। उन्होंने एक नई किस्म का एंजाइम ढूंढ लिया है, और ये क्या है, ये जनरली एंजाइम कहाँ होता है, बैक्टीरिया में। इन्होंने नए तरीके का बैक्टीरिया ढूंढा है जहाँ से हम ये एंजाइम को आइसोलेट करके एक नई किस्म की सीजर बना सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं एफ एन माने फ्रैंकीसेला नोविसिडा कोई बैक्टीरिया होगा। ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ से जो एंजाइम निकला है उसको कह रहे हैं FN कैस9। ठीक है, और ये कर क्या रहा है, ये ऑफर कर रहा है हायर प्रिसीजन, कि हम और ज़्यादा प्रिसाइजली कट मार पाएँ कि कहाँ पे हमें कट चाहिए एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली ये प्रिसाइज और ज़्यादा प्रिसाइज कट पड़ेगा। ठीक है, कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें नहीं पता है। ये जितनी सिंपलिस्टिकली हम इसको समझा रहे हैं उतनी सिंपल है होती नहीं है ये टेक्निक्स, बट एनीवे समझने के तरीके के लिए ये काफ़ी है क्या, कि हम इस बैक्टीरिया को यूज़ करके ये टाइप का एंजाइम निकाल रहे हैं FN कैस9, और जो कि हायर प्रिसीजन हमें ऑफर कर रहा है, एंड बट हैज़ लोअर एफिशिएंसी कंपेयर टू SV कैस9। मतलब हम कम कट्स लगा सकते हैं लेकिन हायर प्रिसीजन के साथ कट लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें हायर प्रिसीजन की ज़रूरत है वहाँ पर ये बहुत काम आएगी, है ना। इसकी परफॉर्मेंस एंड एप्लीकेशन क्या है, इन्हांस FN कैस9 डेमोन्स्ट्रेटेड हायर एक्टिविटी एंड प्रिसीजन इन कटिंग टारगेट DNA एंड आइडेंटिफाइंग सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस कंपेयर टू अनमॉडिफाइड कैस9, है ना। कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, वो सिंगल लिंक्स, है ना। ये जो लिंक है ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड लिंक है, एक लिंक को हम चेंज कर सकते हैं। काफ़ी एक्यूरेट हो गया ये, और इससे हम करेंगे क्या, ह्यूमन किडनी, आई सेल्स, इनके ऊपर टेस्ट हो गया, और ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अगर हम जीन्स को चेंज कर देंगे काफ़ी सारा काम हो सकता है। ठीक है, तो बस यही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि हम डिलीवरी मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ की, जीन चेंज करने की डिलीवरी मेथड्स, और ये सब है बस। हम कोशिश करेंगे कि इस पे हमें पेटेंट मिल जाए और दुनिया भर में जब भी यूज़ हो इस पे रॉयल्टी मिले हमें, बस यही है। अब एक आपको पता होगा कि एक न्यूज़ आई थी, कैन स्टेट टैक्स माइनिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या था कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था रिसेंटली, और डिसीजन ये कह रहा था कि द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट, ये जो जुलाई 25 में डिसीजन आया है कि स्टेट क्या कर सकती हैं, वो रॉयल्टीज़ भी लगा सकती हैं और टैक्सेस भी लगा सकते हैं। और वो कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या करा था कि अपने कुछ नियम लगा रखे थे। ठीक है, और नियम थे माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, जिसमें ये अलाउ नहीं करता था, ये लिमिट करता था स्टेट की पावर को कि वो कितना टैक्स और रॉयल्टी लगा सकते हैं। और सेंटर जनरली ये कहता था कि भाई आप टैक्सेस भी लगा रहे हो माइनिंग एक्टिविटी पे और आप रॉयल्टी भी लगा रहे हो माइनिंग एक्टिविटी पे, दोनों क्यों एक साथ लगा रहे हो, दोनों को क्लब करो, एक साथ आप एक चीज़ लगाएंगे और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भाई देखो माइनिंग एक्टिविटी है, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, आर्टिकल शायद स्टेट लिस्ट में शायद आइटम 49 या 50 कुछ है, मेरे को याद नहीं है ठीक से, तो ऐसा कुछ है। बट पॉइंट ये है कि मिनरल्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं और उनके पास पूरा हक है कि वो टैक्सेस भी लगा लें और इसके अलावा वो रॉयल्टीज़ भी लगा लें। उन्होंने कहा है कि रॉयल्टीज़, ये जो डिसीजन आया था उन्होंने ये कहा था कि जो रॉयल्टीज़ हैं ये होता क्या है कि कोई एसेट किराए पे दे दिया गया है, उसके बदले में कुछ आपको मिल रहा है, वो है रॉयल्टी। और टैक्सेस क्या है,
टैक्सेस डायरेक्टली टैक्स होते हैं, इसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो रॉयल्टी इसलिए दी जा रही है स्टेट को क्योंकि उन्होंने अपना जो लैंड है वो लीज पे दिया है, और टैक्सेस इसलिए क्योंकि उनके पास टैक्स लगाने का अधिकार है, वो दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। ये रूलिंग आई। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये जो रूलिंग थी इसका नाम है इंडिया सीमेंट लिमिटेड एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट है। 25 साल से ये मामला चल रहा था, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, और इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु एंड केशोराम इंडस्ट्रीज 2004 का केस था। यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट्स थे कि रॉयल्टी किसको बोला जाएगा, टैक्स किसको बोला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई रॉयल्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडरेशंस हैं कि आपको लैंड दिया गया उसके बदले में आप कुछ दो। पेड टू लेसर, लेसर मतलब देने वाला, लीज एग्रीमेंट करने वाला, टू पेड टू लेसर फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन। वाइल टैक्स क्या है, इम्पोजिशन बाय ए सॉवरेन अथॉरिटी, एक सरकार टैक्स लगाती है, दोनों अलग हैं, और जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करा जाता है। तो रॉयल्टीज़ ऐसे किसी कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, और टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स इसकी कैटेगरी में रॉयल्टी नहीं आती, दोनों अलग है, दोनों अलग से लगाई जा सकती है। एंट्री 50 है स्टेट लिस्ट में, जिसके अंडर ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी कंपनी है माइनिंग वाली, उनको रॉयल्टी अलग पे करनी पड़ेगी, है ना, और टैक्सेस अलग पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ऐसा करने के लिए कि वो टैक्सेस वगैरह अलग से लगा सकते हैं, रॉयल्टी के अलग। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये जजमेंट से पहले रेट्रोस्पेक्टिवली ये रॉयल्टी और ये सब अलग लगेगा, या फिर इस जजमेंट के बाद होगा, और इस पे 31 तारीख यानी कि कल पे डिसाइड होगा। ये मामला क्या है कि द कोर्ट विल डिसाइड वेदर द रूलिंग शुड अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जिस डेट पे डिसीजन आया उसके अगले दिन से अप्लाई होगा, या रेट्रोस्पेक्टिवली या पीछे से अप्लाई हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही उन्हें सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट मिनरल रिच स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, है ना, और इससे नुकसान किसका होगा, बिजनेसमैन का। तो यही है। आगे चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। तो क्या है कि ये खाली कैंपेन के ऊपर आया था, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, उसका रिव्यू था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का, कि प्राइमरी एम इज़ टू फॉस्टर ग्रेटर यूनिटी एंड स्ट्रेंथन the bonds between people of different states and regions of India by promoting cultural exchange and mutual understanding। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, 31 अक्टूबर 2015 में। कब लॉन्च हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे। बस यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारा जो मेन फोकस एरिया है कि कल्चरल इंटीग्रेशन हो, अलग अलग जगहों की पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करें, लैंग्वेज और लैंग्वेज लर्निंग एंड अप्रिसिएशन हो, एक दूसरे की लैंग्वेज लर्न करें, एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। बस यही है। सक्सेस क्या है कि हैज लेड टू इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट्स, एनरिचिंग सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। सो दैट्स इट। आगे चलते हैं, समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल है क्या, ये इनेबल करता है ऑनलाइन फाइलिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड वर्कर क्लेम्स अंडर वेरियस लेबर लॉ। मतलब कुल मिलाकर आसान भाषा में समझिए कि जब भी ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री और किसी वर्कर के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कह सकते हैं, जब भी इसका कोई समाधान होना है, मान लीजिए किसी का ईपीएफओ अटक गया, किसी का कुछ हो गया, है ना, इलीगल टर्मिनेशन हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी है, कुछ भी है, ये सब के लिए करना क्या होगा, उमंग ऐप वो डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, इट ऑफर्स 24/7 एक्सेस वाया कंप्यूटर। उमंग ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, इन सब से के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। उमंग ऐप चाहे डाउनलोड कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका, वरना वेब पे चले जाइए, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर किसी पे चले जाइए, वहाँ पे आप इस समाधान पोर्टल पे जाएंगे और समाधान पोर्टल पे अपना समाधान कर पाएंगे। ठीक है, ये कौन से एक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट 1972, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1969, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है। ये सारे जो भी लेबर लॉज हैं उन सब से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, आप समाधान पोर्टल पे जा सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डिस्प्यूट फाइल्स वगैरह। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, बस यही काम है। तो न्यूज़ क्या आई है, न्यूज़ बस समाधान पोर्टल के ऊपर आई है। पीआईबी मतलब अक्सर क्या है कि पीआईबी न्यूज़ देती रहती है,
इन चीज़ों के ऊपर, बस यही है। अब स्टडी एस्टिमेट 11.9 लाख एक्सेस डेथ्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 स्पार्किंग कंट्रोवर्सी। अब है क्या कि एक नया रिसर्च पेपर है, साइंस अवेयरनेस, पब्लिश इन साइंस अवेयरनेस, कोई जर्नल होगी, उसने एस्टिमेट करा है कि इंडिया में इतनी लाख मौतें हुई हैं, जबकि हमारी सरकार ने बोला है कि 2020 में ऑफिशियल फिगर इतनी ही है, और जो कि ओवरऑल ऑफिशियल फिगर पिछले 3-4 साल में वो 5.33 लाख है। तो सरकार कह रही है कि भाई आप इतना ज़्यादा कैसे बता रहे हो, ये तो ग्रॉस एंड मिसलीडिंग ओवर एस्टिमेट है। अब पॉइंट ये है, फिर ये लोग इस फिगर तक कैसे पहुँचे, ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्या है कि इन्होंने क्या करा कि ओवरऑल नंबर ऑफ डेथ ओवर द ईयर को कंपेयर करा। कैसे कंपेयर करा, इस ग्राफ पर आ जाते हैं जल्दी से। देखिए 2014 में इतने नंबर ऑफ डेथ हुई, इतनी डेथ रजिस्टर हुई, ठीक है, इतने परसेंटेज है कि कुछ हमारी रजिस्टर हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसका डेटा देखें कि हर साल कितने लोग मर रहे हैं और कितने रजिस्टर हो रहे हैं, उसका एक एस्टिमेट है हमारे पास। 2020 का हमारे पास एस्टिमेट नहीं है, ठीक है, और हमें ये पता लगा है कि टोटल इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ हैं। अगर इस साल भी इतनी ही डेथ हुई हैं, ठीक है, उनमें अगर इतनी ही डेथ हुई हैं, जो 83 लाख डेथ अगर इतनी ही हुई हैं, तो फिर तो ऐसा होगा कि लगभग 99% डेटा सरकार के पास आ गया। बट ऐसा मतलब जनरली एक तो चीज़ है कि ऐसा जनरली होता नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ बोली है, क्या बोली है, इधर देख लेते हैं हल्का सा, कि एक सेकेंड, हाँ, द गवर्नमेंट क्लेम्स ए रजिस्ट्रेशन ऑफ 99% इन 2020, बस दिस डेटा इज नॉट येट पब्लिकली अवेलेबल। हमें ये नहीं पता लगा है कि एक्चुअली कितने लोग मरे हैं ना, तो ये हमारे पास ये था, मतलब डाउटफुल था, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या है कि सरकार क्या कह रही है कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर 99% ऑफ डेथ रजिस्टर्ड हैं, ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो इससे होगा क्या, क्योंकि अगर इस नंबर के ऊपर मतलब कोई ऐसा नंबर यहाँ पे निकल आए, ठीक है, जिस पे 99% डेथ रजिस्टर हुई है ना, तो ये नंबर ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ 82 लाख डेथ हुई होंगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोविड ईयर में पिछले साल से भी कम डेथ हो, है ना, तो ऐसा कुछ है। अब क्या है कि साफ साफ हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी सरकार की तरफ से भी नहीं है, और इन्होंने जैसे जिस तरीके से एस्टिमेट करा है वो भी हमारे पास बहुत अच्छी फिगर नहीं है। तो ये है कुल मिलाकर, है ना। बट एनीवे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, आगे चलते हैं, कभी कुछ कंक्रीट आएगा तो देखेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स फेस परसिस्टेंट 30 to 40% फेलियर रेट इन क्लास 9। हो क्या रहा है कि दिल्ली में एक पॉलिसी है, और इनफैक्ट हमेशा से ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी पुरानी, उसमें ये आया था कि क्लास 8 तक किसी को भी फेल नहीं करा जाएगा, एक नो डिटेंशन पॉलिसी थी। तो होता क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहे जैसे भी हो, किसी को भी डिटेन नहीं करा जाता है। अब होता क्या है कि फर्स्ट रियल क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो वो फेस करते हैं वो क्लास 9 में होता है, और क्लास 9 में और अगले साल होती है क्लास 10, जहाँ पे भी बोर्ड का रिजल्ट चेक करा जाता है, उससे स्कूल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जनरली क्या होता है, या तो जानबूझकर या फिर वाकई में स्टूडेंट्स ने इतनी स्किल गेन नहीं करी होती है प्रीवियस क्लासेस में, तो होता क्या है कि उनको फेल कर दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, 42% ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट फेल्ड विद अराउंड 40% ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। अब क्या है कि एकदम से 8वीं तक तो पढ़ रहे थे, जैसे भी क्वालिटी थी, अब जो लोग फेल हो गए जनरली क्या है उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा,
या स्कूल से वो निकल जाएंगे, अपना नाम वापस ले लेंगे, और उससे होगा क्या कि वो और आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अब इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? नो डिटेंशन पॉलिसी। दूसरा, एग्जाम पैटर्न की अब एकदम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है, हायर फेलियर रेट्स होते हैं उससे। फिर प्रेशर ऑन स्कूल होता है कि 10वीं में ठीक रिजल्ट लाओ, तो फिर वो 9th में लोगों को फेल करना शुरू कर देना ताकि अच्छे ही बच्चे आगे जाएं। और फिर टीचर इनसाइट, टीचर्स रिपोर्ट दैट स्टूडेंट्स विद वीक परफॉर्मेंस आर इनकरेज टू ज्वाइन ओपन स्कूलिंग टू इम्प्रूव ओवरऑल स्कूल रिजल्ट। ठीक है, जो कि वीक परफॉर्मेंस वाले हैं उनको कह दिया जाता है भाई तुम ओपन स्कूल से कर लो ताकि ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बेटर रहे। The government interventions steps taken include remedial classes, teacher training, strategies to trace and train dropout. बट ठीक है, अगर ये चीज़ चल ही रही होती तो ये जो डेटा है वो नहीं आता। ठीक है कि 30 से 40% लोग फेल हो जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है? बेहतर तरीका ये है, ये सब करने की जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज पे ध्यान दें कि स्कूल अच्छे हों, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारी वो बेहतर होनी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? टीचर के इश्यूज को सॉल्व करना है। क्या कि इंडिया इज डीलिंग विद अ सिनेरियो ऑफ सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज विच आर ऑन टू द ट्यून ऑफ 60 to 70% इन सम स्टेज। तो हमें इस चीज़ को बेटर करना है। नियरली 95% ऑफ टीचर एजुकेशन इज इन प्राइवेट हैंड्स एंड मोस्ट ऑफ इट इज सब स्टैंडर्ड। तो टीचर की ट्रेनिंग बेहतर हो, और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट, barely 15% of school can be called compliant with RTE, right to education. Section 29 of the RTE explains what kind of education every child has a right to। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या है कि ये पूरे इंडिया के साथ है, ज़्यादातर चीज़ों में कंप्लाइंस बहुत होती नहीं है, और ऐसा ही एजुकेशन के मामले में है, और इसलिए हमें पूरे एजुकेशनल आउटकम मिलते हैं। बाकी करप्शन ऑब्वियसली एक वजह है, बट ये मोर ऑफ ए सिम्टम है ना कि डिजीज इटसेल्फ। डिजीज अपने आप में क्या है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल तरीका नहीं है कि हम टीचर की क्वालिटी इंश्योर करें, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंश्योर करें। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेल ऑर्डर फॉर केजरीवाल प्रॉम्प्ट्स मुंबई कोर्ट टू रिलीज अक्यूज्ड, एक्सपोजेस ED प्रोसीजरल लैप्सेस। अब है क्या कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने करा क्या है, एक व्यक्ति को रिलीज कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पे केस चल रहा था, और वहाँ पे उनके लॉयर ने ये कहा कि ऐसा ही कुछ CM अरविंद केजरीवाल के केस में हो चुका है कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छे सबूत नहीं थे, तो उनको रिलीज कर दिया गया, सेम आर्गुमेंट दे दिया गया, और इसलिए न्यूज़ बन गई। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? लॉन्ड्रिंग मतलब किसी चीज़ को धोना, काले मनी को सफ़ेद कर देना होता है मनी लॉन्ड्रिंग। जनरली होता क्या है? पहली बात, प्लेसमेंट, डर्टी मनी को इंटीग्रेट करा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, फेक सेल्स दिखाना है, जो भी करना। उसके बाद लेयरिंग होती है उसकी कि ऑफशोर बैंक वगैरह के थ्रू, लोन के थ्रू किसी तरीके से उसको ट्रांसफर करा जाता है दूसरे अकाउंट्स में, और फिर इंटीग्रेशन, परचेज ऑफ लग्जरी आइटम, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह, और उससे वो चीज़ वाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह है हमारे पास इससे लड़ने के लिए, और की प्रोविजंस हैं कि उसमें ऑफेंसेस और पेनल्टी के ऊपर मतलब हैवी पेनल्टीज वगैरह लगाई जा सकती हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटी होती है ना। और फिर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स को क्या करना पड़ता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिपोर्ट करना होता है, एंड रिपोर्ट्स सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक रिकॉर्ड करें आप ट्रांजैक्शन का और उसको रिपोर्ट करें जो भी सस्पिशियस है। ठीक है, और फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसके ऊपर, ये सब। अब एनालिसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि ये कह रहे हैं कि बेल टू अरविंद केजरीवाल, कि इससे क्या हो रहा है कि सब्सिक्वेंट केसेस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुंबई कोर्ट की रूलिंग क्या थी कि दे रिलीज अ बिजनेसमैन पुरुषोत्तम मंधाना accused of money laundering linked to 975 crore bank fraud due to ED not providing reasons to believe necessary for his arrest। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास रीजंस नहीं है कि क्यों अरेस्ट करा गया, वो तो रिलीज होना ही है। तो प्रॉब्लम खाली ये नहीं है कि किसी केस को हाईलाइट करके किसी को रिलीज कर देगा, प्रॉब्लम ये भी है ED ज़्यादातर केसेस में क्यों प्रूफ नहीं दे पाती है। ठीक है, तो ED's रीजन टू बिलीव क्या था कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एन ED ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजंस टू बिलीव
that the accused is guilty based on material on record. This must be communicated to the accused post arrest. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं हम। कुछ प्रिलिम्स के फैक्ट हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट will ensure कावेरी वाटर फॉर तमिलनाडु इवन इन डिस्ट्रेस। यस, कर्नाटक के सीएम ये कह रहे हैं क्या कि तमिलनाडु में सिद्धारामैया ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेकेदातु एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट बाउंड्री में पड़ रहा है तमिलनाडु और केरल के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रपोज एट ओंडीगोंडू इन कर्नाटक। तो ये कर्नाटक साइड में पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक डैम बना दिया जाएगा, यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। The reservoir aimed at ensuring drinking water to Bengaluru and adjacent area. अब पॉइंट ये है कि ये जो कर्नाटक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु को बेनिफिट करेगा ड्यूरिंग द ड्राउट ईयर। इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि कर्नाटक हायर ग्राउंड पर है और जब भी वो डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो नीचे से आवाज़ आती है तमिलनाडु से कि भाई आप हमारा पानी रोक देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस बेंगलोर में पानी की काफ़ी समस्या होती है, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है। ठीक है, तो कह क्या रहे हैं मतलब ताकि कोई इसका विरोध ना हो तो सीधारमैया क्या कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोगों को कह रहे हैं कि भाई इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। He criticized political objections from Tamil Nadu and the center's delay in granting project permission, stressing its necessity for effective water sharing. तो यही है। तो लोकेशन क्या है? मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कावेरी रिवर एट मेकेदातु। ठीक है, और इसमें 65 टीएमसी फीट ऑफ वाटर होगा। बस यही है। और बेनिफिट्स तो इन्होंने कहा है कि कुछ तमिलनाडु को और ये सब। ठीक है, हमें इस पर नहीं जाना, हमें बस ये याद रखना है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ पर बनाया जा रहा है। कर्नाटक गवर्नमेंट बना रही है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और फिलहाल के लिए इसी तरीके से देखी जानी चाहिए। बट हाँ, ऑब्वियसली ये देखने वाली चीज़ है कि अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा तो किस तरीके से वाटर शेयरिंग होगी इसके थ्रू, देखने वाली चीज़ है। Remittances to touch $160 billion in 2029। तो ये आरबीआई कह रहे हैं कि फिलहाल हमारे $115 बिलियन हर साल आ रहे हैं 2023 में, ये $160 बिलियन हो जाएंगे 2029 में, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया टॉप ग्लोबल रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। हमारी बहुत सारे फॉरेन करेंसी की अर्निंग थ्रू रेमिटेंस होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रेमिटेंस एक्चुअली मिडिल ईस्ट से आती है। मिडिल ईस्ट कंट्री, इराक, ईरान वगैरह में जो भी लोग रहते हैं, ईरान नहीं मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इस तरीके से आता है। और फिर यूएस वगैरह से। इंडिया का रेमिटेंस टू जीडीपी रेशियो जो है वो 2.8% था 2000 में, और फिर 3.2% इन 2023 हो चुका है। इंडिया की जीडीपी काफ़ी बढ़ गई, लेकिन उससे कई गुना तेज़ी से हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। सरपासिंग द एफडीआई इनफ्लोज टू जीडीपी रेशियो, कि एफडीआई से जितना पैसा इंडिया में आता है उससे ज़्यादा रेमिटेंस में आता है। हमारा असली बिजनेस है रेमिटेंस, ना कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम पैसा ले रहे हैं। तो ये याद रखने की चीज़ है। और ऑब्वियसली फिर ये अगर $160 बिलियन हो जाएगा 2029 में, अच्छा खासा बड़ा नंबर है। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, यजीदी कम्युनिटी अप्रूटेड बाय आईएस ऑन स्लॉट। अब ये है कहाँ? ये है इराक के एकदम नॉर्थ में। ये देख रहे हैं, ये कुर्द पॉपुलेशन है, ये है यजीदी पॉपुलेशन सीरिया और इराक के बीच में, और ये कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। इसको हम मैप पे भी देख लेते हैं। हम यहाँ सीरिया देखते थे उस समय, गजा। तो इलाके को समझिए, इसराइल है, इसराइल में पैलेस्टीन है, गजा एंड वेस्ट बैंक। ठीक है, ये दोनों पैलेस्टीन के इलाके हैं, ये इलाका एंड ये इलाका पैलेस्टीन के इलाके हैं। फिर इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर दीजिए। अब ये आपको इसराइल पूरा दिख रहा होगा, इसराइल एंड पैलेस्टीन। यहाँ पे जॉर्डन दिख रहा होगा, इसके नॉर्थ में आपको दिख रहा है सीरिया। सीरिया का एक कोस्ट लगता है मेडिटेरेनियन में, ये आप याद रखेंगे। फिर है यहाँ पे लेबनान, इसका भी कोस्ट लगता है मेडिटेरेनियन में। और फिर यहाँ आता है, थोड़ा सा और जूम आउट करिए, इराक। यहाँ पे यूफ्रेटिस, टिग्रीस, कुछ 2 नदियाँ हैं। अब यहाँ पे कुर्द पॉपुलेशन रहती है इस इलाके में, थोड़ा सा हरा इलाका है, पहाड़ी इलाका है।
और यहाँ पे यजीदी कुछ पॉपुलेशन रहती है। जो ISIS था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS इराक एंड सीरिया, इस पूरे इलाके में वो अपनी मिलिटेंट एक्टिविटी चलाते थे, और इस एक्टिविटी में यहाँ की कुर्दिश पॉपुलेशन और यहाँ की यजीदी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थी। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा हम यहाँ पे यजीदी पॉपुलेशन और यहाँ पे कुर्दिश पॉपुलेशन इनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यजीदी कम्युनिटी डिवास्टेटेड बाय ISIS। ठीक है, अब मैंने बता दिया क्यों ISIS, क्योंकि इराक एंड सीरिया के बीच में ये बढ़ रहा है और वहाँ की ये ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इन 2014 स्ट्रगल्स विद सीवियर चैलेंजेस इन सिंजार, यहाँ पे एक सिटी है इनकी, ऑलमोस्ट प्रोविंशियल है, आप मान लीजिए प्रोविंशियल सिटी है। तो डिस्पाइट सम रिटर्न्स, the area remains largely destroyed and unstable due to political conflict and militia control. Efforts to rebuild are hindered by disputes and ongoing instability, leaving Yazidi future uncertain. तो यजीदी कम्युनिटी क्या है, वो बिल्ड करना चाह रहे हैं ये सब, ठीक है, बिल्ड करना चाह रहे हैं ये सब छोड़ दो, ये भी हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने यजीदी डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है, 3 लाख हो गए थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री में सवाल आ सकता है कि यजीदीज कहाँ होते हैं और कुर्द कहाँ होते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम एज कंसर्न ह्यूमंस ये जानना चाहेंगे कितने लोग डिस्प्लेस हुए थे। ठीक है, चलिए, न्यू नेजल स्प्रे डेवलप टू टारगेट टाउ प्रोटीन्स इन एल्जाइमर्स ट्रीटमेंट। अब एल्जाइमर है क्या, ये एक किस्म का डायमेंशिया है, भूलने की बीमारी, अकाउंटिंग फॉर 60 to 80% ऑफ ऑल डायमेंशिया केसेस, और ये बुजुर्गों में होता है। ठीक है, और इससे होता क्या है, कंट्रोल, ये जो चीज़ है कि इट इन्वॉल्व्स द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। तो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो ये है, और जनरली 65 एंड ऊपर के लोगों को ये होता है, एंड 10% ऑफ द केसेस अकरिंग पीपल यंगर देन दिस। तो कुछ लोगों को यंगर एजेस में भी हो जाता है। कॉज क्या है, एग्जैक्ट कॉज एक्चुअली हमें पता ही नहीं है, बट ऐसा हुआ है कि एक नेजल स्प्रे आई है, हमें नहीं पता कि कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, बट काम कर रही है। ठीक है, टू टारगेट टाउ प्रोटीन्स इन एल्जाइमर्स ट्रीटमेंट। तो ये है, तो टाउ प्रोटीन क्या है, एक माइक्रो ट्यूबल एसोसिएटेड प्रोटीन है, कोई किसी किस्म का प्रोटीन होगा। ठीक है, प्राइमरीली फाउंड इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब वो सेल जिसकी मदद से हमारा ब्रेन बनता है, और ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारी स्पाइन तक और फिर दूसरे इलाकों तक, बॉडी और दूसरे इलाकों तक, ये होते हैं न्यूरॉन, यानी कि ट्रांसमिशन वाले हमारे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। These are crucial for maintaining cytoskeletal network by aiding microtubule assembly. अब क्या है कि इट इज कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट बायोमार्कर इन वेरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, कि ये अगर ठीक है तो ज़्यादा चीज़ें ठीक है, एसोसिएटेड विद एक्सोनल डैमेज। एक्सोनल क्या होता है, एक्सोन क्या होता है कि हमारे एक लंबा सा सेल होता है। ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन सेल होता है, एक लंबा सा सेल होता है। अब उसमें अगर डैमेज हो गया तो फिर जो थ्रू द सेल जो भी हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रुक जाता है। ठीक है, तो उसको टारगेट करता है ये टाउ प्रोटीन, और इसके ऊपर इस टाउ प्रोटीन को टारगेट करता है ये नेजल स्प्रे, और कह रहे हैं कि इससे क्या है कि अल्जाइमर का ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये हमारी न्यूज़ थी। ये कहाँ पर हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच ने ये काम करा है। आगे चलते हैं, यूपी बिल प्रपोजेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। अब अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन होते क्या है, फोर्स कन्वर्जन अनलॉफुल होता है, सीधी सी बात है। अब इंक्रीज पेनल्टी है, मैक्सिमम पनिशमेंट इंक्रीज कर दी गई है 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 10 ईयर मैक्सिमम नहीं होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2-3 टाइप के होते हैं, उनमें से 14 साल वाला इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है। एंड फोर्सिबली इंड्यूसिंग कन्वर्जन कैन लीड टू 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, विद अ फाइन टू बी पेड टू विक्टिम। तो यही है। तो क्या है कि पनिशमेंट फॉर रिसीविंग फॉरेन या इलीगल फंड फॉर कन्वर्जन है, उसको 7 से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है। और मास कन्वर्जन अगर कोई कर रहा है तो उसका भी 7 से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है। ये जो चीज़ आई है, ये यूपी के अंदर अभी एक बिल प्रपोज करा जा रहा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो किस चीज़ को रोकने के लिए, कि अनलॉफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए, जिसमें कि मास कन्वर्जन्स एंड रिसीविंग फंड फॉर कन्वर्जन है, और फोर्स कन्वर्जन की बात है कुल मिलाकर। ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन, ऑब्वियसली आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि
किसी भी तरीके से विलफुल कन्वर्जन किसी भी तरीके से वो नहीं होता है, मतलब इलीगल नहीं होता है, ठीक है, और उस टाइप के इसमें प्रोविजन होंगे भी नहीं। फिर टैक्स डिडक्शंस फॉर पॉलिटिकल डोनेशंस कॉस्ट इतने करोड़ रुपए इन FY 2022-23 मार्किंग 13% इंक्रीज। अब है क्या कि हमारे पास एक ऐसा डेटा आया, ठीक है, और ये कहाँ से आया है, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे आया होगा ये डेटा। और डेटा ये कह रहा है कि 2015 में कॉरपोरेट ने इतना जो क्या कहते हैं डोनेशंस दिए थे, 2015-16 में इतने दिए थे, 2016-17 में इतने दिए थे। ये है कॉरपोरेट वाला कॉलम। नेक्स्ट है नॉन कॉरपोरेट वाला कॉलम, और अगला है इंडिविजुअल्स का कॉलम। और कॉलम ये कह रहे हैं कि कितना कितना डोनेशन हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है। और आप ये याद रखेंगे, जितना भी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है, जो कि रिकॉर्ड होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आता है, ये जितना भी डोनेशन है ये टैक्स फ्री होता है। और वो बहुत तेज़ी से इस बार बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है 2022-23 तक आते आते? क्योंकि एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे और उसने बहुत आसान कर दिया था पॉलिटिकल डोनेशन करना। एक ट्रांसपेरेंट तो नहीं, ओपेक तरीका था, बट वाइट में डोनेशन करने का एक तरीका था, वाइट मनी में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स काफ़ी आसानी से टैक्स बचा सकते थे अपना पॉलिटिकल डोनेशन करके। और इतना सारा डोनेशन एकदम से हो गया, लगभग 4,000 करोड़, काफ़ी बढ़ गया है ना। कहाँ 84 और 170 करोड़ होता था, बट पॉइंट ये है कि अगर 84-170 होता, मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लैक मनी के टर्म्स में हो रहा था, यहाँ पर वाइट मनी आ रहा था, बट हमें ये नहीं पता था कि कौन दे रहा है। अब ऑब्वियसली ये पता लग गया है कि कैसे आता था ये पैसा, है ना, कौन देता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेटा रिलीज़ करने को बोल दिया और लोग क्रॉस चेक करके इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। बस यही एक न्यूज़ है। टैक्स डिडक्शन रूल्स होते हैं इसमें कुछ 80 GGB कि कॉर्पोरेट डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज आर डिडक्टेबल एक्सेप्ट फॉर कैश डोनेशन। अगर उन्होंने वाइट में पेमेंट करी है तो उसका कोई टैक्स नहीं देना, ये डिडक्टेबल है, ठीक है। फिर 80 GGC में ये है कि इंडिविजुअल्स भी टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और इससे इसको कोई टैक्स देना नहीं है अगर उन्होंने डोनेट कर दिया। तो यही थे आज के करंट अफेयर्स हमारे। हम मिलेंगे कल। आई होप आपको ये तरीका करंट अफेयर्स रिकॉर्ड करने का अच्छा लगा होगा। अगर होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसी तरीके से करेंगे। चलिए, थैंक यू।